ओके, लेट्स स्टार्ट। लेसन है आपका ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट जो लेसन है, इसमें हमें देखना है पास्ट की कुछ घटनाओं को के बारे में। पास्ट की कुछ घटनाएं जो रिलेटेड हैं आवर फ्रीडम स्ट्रगल से। बिफोर यू रीड में हमसे कहा जा रहा है कि हेयर आर सम पिक्चोरियल ग्लिम्पसेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। यहाँ पिक्चर से लिए गए कुछ ग्लिम्पसेस हैं हमारे देश के इतिहास के। फ्रॉम 1757 1757 से लेकर के टू 1857 1857 तक। दिस पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स, ये जो पिक्चर्स हैं और जो स्पीच के बबल्स हैं, जैसे कि आप किसी बुक में पढ़ते हो, ग्रुप से मैगजीन में या कार्टून वाले बुक में जो आप पढ़ते हो, उसमें हेल्प क्लैरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशंस, ये मदद करेगा उन कंडीशंस को समझने में दैट लेड टू द इवेंट, जो उस इवेंट को लेड करता है, जिसे हम जानते हैं किस नाम से, नोन एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी की पहली लड़ाई के नाम से। द मार्टियर्स, जो पहला इसमें लिया गया है वो है द मार्टियर्स के नाम से, मतलब वो लोग जिन लोगों ने देश के लिए अपने जान दे दिए। तो इन अ फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली के किसी फंक्शन में एक गीत गाया जा रहा है, ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टियर्स। वो हिंदी का एक बड़ा ही लोकप्रिय गाना है कि ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो उसके बाद जो अगला पेज है, जो जिसमें जो फर्स्ट पढ़ना है आपको, वो है कंपनी कनकिस्ट्स, कि कैसे अंग्रेजी कंपनी जो है, इंग्लैंड के लोग जो हैं इंडिया में आते हैं और यहाँ पे वो अपना अधिकार जमाते हैं। 1757 से 1849 के बीच का दौर। सबसे पहला जो बबल है उसमें कहा जा रहा है कि विथ इट्स सुपीरियर वीपन्स, अपने बेहतर हथियार के दम पे, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, वो 18वीं शताब्दी के भारत में अपना पावर जो था आ रहा था। मैप दिया गया है इंडिया 1765 का। आप देख सकते हैं जो येलो हाईलाइटेड क्षेत्र हैं वो इंडियन प्रिंसेस के हैं, और जो ऑरेंज हैं वो ब्रिटिश टेरिटोरी है उस समय के। कहा जा रहा है कि इंडियन प्रिंसेस वेर शॉर्ट साइटेड, भारत के जो प्रिंस हुआ करते थे वो शॉर्ट साइटेड थे, उनकी ज्यादा जो थी समझ नहीं थी इन चीजों के बीच बारे में। दैट अपस्टार्ट राजा बा, बोलते हैं कि वो अपस्टार्ट राजा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, क्या कहते हैं कि इंग्लिश मर्चेंट्स को बुलाइए, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। एक राजा दूसरे राजा से लड़ते रहता था, और इस लड़ाई में अक्सर जो है वो लोग क्या करते थे कि इंग्लिश मर्चेंट्स का साथ लेते थे। अंग्रेज लोग जो व्यापारी बन के आ गए थे यहाँ पे व्यापार करने के लिए, उनका वो साथ लेते थे, और किसी न किसी तरह से जो है जब वो साथ लेते थे तो वो कोई ना कोई तो टर्म रखते होंगे, कोई ना कोई तो कंडीशन रखते होंगे। फ्री में तो कोई किसी का साथ नहीं देगा। और धीरे धीरे इस तरह से करके जो ब्रिटिश कंपनी थी वो इंडिया में अपना अधिकार जो है बढ़ाते जा रही थी। फिर कहा जाता है कि द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कांस्टेंट फाइट्स, इस तरह की लगातार की लड़ाइयों के कारण लोगों के पास कभी भी शांति नहीं थी। उसके बाद जो अगला बबल है उसमें कहा जा रहा है कि द रिवालरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी
and it could easily subdue Indian princes one by one. यह जो रिवॉल्वरीज थी, यह जो आपसी तालमेल की कमी थी, इससे क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा हुआ और इसने क्या किया कि एक एक करके भारतीय राज्यों को अपने में मिलाना शुरू किया, एक एक करके भारतीय राज्यों को जीतना शुरू किया। के बाद का जो बबल है उसमें है कि अ फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर, एक बड़े ही अच्छे शासक जैसे मैसूर के टीपू सुल्तान जो थे, वो आगे देख सकते थे, वो समझ सकते थे कि अंग्रेजों के रहने से भारत का भला नहीं होने वाला है। फाउट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग, वो लड़ते रहे और लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान दे दी। हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट? अब ये अंग्रेजों के जो अधिकार जमाने वाले तरीके थे, अंग्रेजों की ये जो बातें थी, उसमें भारतीय लोग कैसे रिएक्ट करते थे? तो किसी भी बात को लेकर के आप जानते हैं कि दो तरह के रिएक्शन हो सकते हैं या दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक तो उसके फेवर में और दूसरा उसके अगेंस्ट में। कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं उसके फेवर में, थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ। कुछ लोग जो है अंग्रेजों के आने के फेवर में है, वो कह रहे हैं कि भगवान को धन्यवाद कि अब देश में शांति है। नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग बाई ठग्स, अब कोई लड़ाई नहीं हो रहा, अब कोई ठग हमें नहीं लूट रहा। उसके बाद है कि इट इज गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, अंग्रेजों ने जो है उनके यहाँ आने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि भगवान ने उन्हें भेजा है। एक और व्यक्ति अपना विचार रख रहा है कि आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, हमारा भाग्य जो है उनसे जुड़ा हुआ है। द व्हाइट मैन हैज किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स, कहा जाता है कि या तो अंग्रेजों ने मार दिया है हमारे राजाओं को या उनके थ्रोन को छीन लिया है, उनकी गद्दी जो है छीन ली है। सम किंग्स वेर नॉट गुड, कहा जा रहा है कि कुछ राजा मान लेते अच्छे नहीं थे, बट आफ्टर ऑल दे वेर ऑफ दिस लैंड, वो हमारे देश के थे, उनका जन्म यही हुआ था, कम से कम वो हमारे थे। अब कहा जा रहा है कि नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, अब हम विदेशियों के गुलाम हो गए हैं। फिर ब्रिटिश रूल की शुरुआत होती है 1765 से 1836 के बीच का जो ब्रिटिश रूल है, इसमें क्या होता है इसको हम लोग देखने की समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ब्रिटिश रूल। रिलीजियस लीडर्स प्रेस्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। अब यहाँ जो रिलीजियस लीडर्स थे, वो कई तरह के सोशल इविल्स को जो है बढ़ावा दे रहे थे, जैसे कि छुआछूत, जैसे कि चाइल्ड मैरिज, वो बच्चे का मतलब बचपन में ही विवाह कर दिया जाना। जैसे कि एक प्रीचर जो है प्रीच कर रहे हैं कि एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस हिज रिलीजन, कि कोई भी व्यक्ति अगर समुद्र को क्रॉस करता है, समुद्र को क्रॉस करके आगे जाता है तो उसका धर्म खत्म हो जाएगा। एक दूसरा संत, एक दूसरा जो है प्रीचर, धार्मिक प्रीचर जो है, धर्म का उपदेश देने वाला धार्मिक गुरु, कहता है कि ऑल द माइजरीज इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वोमेन, दुनिया में जितने भी कष्ट हैं, दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं, वो केवल और केवल वोमेन के कारण हैं। द ट्रूथ वॉज दैट, लेकिन सच्चाई क्या थी? द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, कि इंडियंस लोग जो थे अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुके थे। द ब्रिटिश एस्कॉन्ड देम, और ब्रिटिश जो थे उन्हें डांटते डपटते रहते, इस चीज का फायदा उठाते। जैसे कुछ ब्रिटिश जो है बात कर रहे हैं, द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, यहाँ के नेटिव्स जो है वो ट्रस्ट करने के लायक नहीं है। इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, क्योंकि उनमें ईमानदारी नहीं है। बीइंग मर्चेंट्स, सॉरी, ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, एक व्यक्ति जो है जो उनकी चापलूसी कर रहा है, उनकी जी हजूरी कर रहा है, वो कह रहा है कि हाँ सर, ये सही है कि भारतीय लोग जो हैं ट्रस्ट करने के लायक नहीं है, लेकिन मैं ईमानदार हूं। उसके बाद क्या हो रहा है कि बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक क्विक प्रॉफिट,
ब्रिटिश जो थे वो मर्चेंट थे, और मर्चेंट का क्या काम होता है ना, प्रॉफिट गेन करना, प्रॉफिट चाहना। तो मर्चेंट्स थे, इसलिए इनका जो था मेन लक्ष्य ये था कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, और वो भी तुरंत मिलना चाहिए। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स, इसलिए उन्होंने कई सारे भारी भारी टैक्स लगा रखे थे। टैक्स लगाने के कारण फार्मर जो होते थे वो मजबूर हो जाते थे कि वो अपना खेत छोड़ दे, खेतों में खेती करना छोड़ दे। आह, जैसे बट यू मेन आर टेकिंग माई क्रॉप्स, तुम्हारे लोग मेरा क्रॉप्स ले जा रहे हैं। जवाब ऑफिसर देता है, यू आर स्टिल इन एरियर्स, तुम्हारे ऊपर अभी भी कर्जा है। इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल, अगर अगले वीक तक तुमने पैसा नहीं चुकाया तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। उसके बाद still the British invented other methods which gave them more profit. ब्रिटिश जो थे दूसरे दूसरे तरीके ढूंढ रहे थे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। जैसे कि वो तरीका ढूंढ रहे हैं कि द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इंपोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट टू इंडिया। वो कह रहे हैं कि इंग्लैंड में बने हुए गुड्स को जब भारत लाया जाए तो उस पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। मतलब इंग्लैंड में बना हुआ सामान अगर भारत पहुंचता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। सब कोई जो है उसके आइडिया का समर्थन करते हैं, अ गुड आइडिया। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज, और इस तरह से हम देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नियम था उसने भारतीय इंडस्ट्रीज को बर्बाद करना शुरू कर दिया धीरे धीरे करके। इनएविटेबली फेमाइन फॉलोड, अंततः क्या हुआ कि एक फेमाइन आया। फेमाइन में क्या हुआ, बिटवीन 1822 एंड 1836, 1822 से 1836 के बीच में, बिटवीन 1822 एंड 1836, 1822 से 1836 के बीच में 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन, 15 लाख भारतीय लोग जो थे वो स्टारवेशन से, दैट मीन्स की भूख से मर गए। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपोर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेसेस, ब्रिटिश के जो पॉलिसीज थी, ब्रिटिश के जो नियम थे, वो एक्सपोर्ट आर्टिसंस और उनके बिजनेस को जो थे बर्बाद कर रहे थे तेजी से। उसके बाद पार्ट 4 है राममोहन राय के बारे में, यहाँ पे पढ़ना है। अब राममोहन राय के बारे में कहा जा रहा है कि राममोहन रॉय जो थे, अ लर्न मैन फ्रॉम बंगाल, बंगाल के एक विद्वान थे, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग इन द कंट्री, वो समझ रहे थे कि देश में क्या गलत हो रहा है। बोलते हैं कि लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्स, आवर एंशिएंट कल्चर इज ग्रेट, हमें अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए, हमारा पुराना कल्चर जो है महान है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और हम बड़े बड़े अचीवमेंट्स के कैपेबल हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, सबसे पहले हमें अपने सोसाइटी को रिफॉर्म करना होगा। सबसे पहले हमें अपने सोसाइटी को रिफॉर्म करना होगा। सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस, क्योंकि हमारे सोसाइटी में जो कई तरह की समस्याएं आ गई हैं, कई तरह का जो सुपरस्टिशन आ गया है वो हमें बर्बाद कर रहा है। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया, पत्नी का नाम उमा था, कि काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, काउज जो होती हैं वो अलग अलग कलर्स की होती हैं, बट द कलर ऑफ देयर स्किन, लेकिन उनके स्किन का जो कलर होता है इज द सेम, वो सेम होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, और इस तरह से देखें तो अलग अलग टीचर्स के अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, अलग अलग विचार हो सकते हैं, बट द इसेंस ऑफ देयर टीचिंग, लेकिन सॉरी, बट द इसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम, लेकिन सारे धर्मों का जो इसेंस है, सारे धर्मों की जो मूल टीचिंग है वो एक ही है। उसके बाद
ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। राममोहन राय के ऊपर साइंस का और मॉडर्न नॉलेज का जो है बड़ा गहरा असर हुआ था। ही टोल्ड नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, और इसलिए उन्होंने कहा कि नॉलेज कैसा होना चाहिए, तो प्रैक्टिकल होना चाहिए और साइंटिफिक होना चाहिए। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स, और इसके लिए उन्होंने न्यूज़पेपर्स की शुरुआत कराई बंगाल में। बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823, लेकिन ब्रिटिश लोगों को जो था इससे डर हो गया, इसलिए उन्होंने 1823 में इसे बंद करा दिया। ही क्रॉस द सीज, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने समुद्र क्रॉस किया। हमने पहले बताया है कि क्या समझाया जा रहा था धार्मिक शिक्षकों के द्वारा कि कोई भी व्यक्ति अगर धर्म जो है कोई भी व्यक्ति जो है अगर समुद्र क्रॉस करता है तो उसका रिलीजन नष्ट हो जाता है। यहाँ पे वो इस बात को नहीं मानते हैं और वो समुद्र क्रॉस करते हैं एंड विन टू इंग्लैंड, और पहुंचते हैं इंग्लैंड टू सी, वहां ये समझने के लिए व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, किस कारण से ब्रिटिश जो है इतने पावरफुल बन चुके हैं, या किस कारण से ब्रिटिश जो है इतने पावरफुल बन रहे हैं। दे ही टोल्ड देम, वहां वो उनसे कहते हैं, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, चलो ठीक है हम आपको जो है अपना रूलर मान लेते हैं, अपना राजा मान लेते हैं, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, तो आपको भी जो है हमें अपने प्रजा की तरह मानना चाहिए। बट यू मस्ट रिमेम्बर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ रूलर, और आपको याद रखना चाहिए एक रूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रूलर की ड्यूटी, ऑज टू हिज सब्जेक्ट, वो क्या है, रूलर की ड्यूटी है कि वो अपने सब्जेक्ट की, अपने प्रजा की जो है भलाई के काम करे। उसके बाद विरोध होते हैं, ऑपरेशंस होती हैं। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस, भारतीयों पे तरह तरह के दबाव, भारतीयों को तरह तरह के नियमों में बांधा जाना ब्रिटिश का कंटिन्यू रहता है। इन 1818 1818 में दे हैड पास्ट रेगुलेशन 3, वो एक नियम लाते हैं, नियम का नाम है रेगुलेशन 3 अंडर इट। और ये लॉ कहता क्या था, इस लॉ के अंतर्गत क्या हो सकता था कि एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन कोर्ट, किसी भारतीय को बिना कोर्ट में कोई ट्रायल किए हुए आराम से जो है जेल में डाला जा सकता था। इसके लिए ब्रिटिश को किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। ऑल द टाइम, और इस पूरे समय में जो था, ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड also मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस। जो ब्रिटिश ऑफिसर थे भारत के, वो अच्छी सैलरी उठा रहे थे, साथ ही साथ प्राइवेट बिजनेस में भी अच्छा पैसा बना रहे थे। बाई 1829 1829 तक, उस समय की बात कर रहे हैं, 1829 की बात कर रहे हैं, ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड, इंग्लैंड जो था ब्रिटिश में बने हुए, इंग्लैंड में बने हुए सामान जो था उन्हें एक्सपोर्ट कर रहा था वर्थ 7 करोड़ रुपीज टू इंडिया, जिसकी कीमत जो है लगभग 7 करोड़ रुपीज जो है हम लोग मान सकते हैं, और वो जो है इसे भारत में एक्सपोर्ट कर रहा था। द ब्रिटिश प्रोस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट, और इस तरह से हम देखें तो कंपनी के द्वारा किए जाने वाले इस लूट पे ब्रिटिश जो थे प्रॉस्पर हो रहे थे, while द इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई, जबकि भारतीय इंडस्ट्री जो थी वो धीरे धीरे डाई कर रही थी, धीरे धीरे खत्म हो रही थी। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, तो उस समय के जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे उन्होंने वापस रिपोर्ट किया इंग्लैंड में कि द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, कि यहाँ के जो कॉटन वीवर्स हैं उनकी स्थिति बहुत बुरी होती जा रही है और वो जो है एकदम मरने वाली स्थिति में पहुंच गए हैं। उसके बाद डिससेटिस्फेक्शन है, असंतुष्टि का एक दौर चलता है 1833 से 1856 तक, और ये क्या है, एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत। उस समय तक भारत में जो एजुकेशन होती थी, भारत में जो पढ़ाई जाती थी कक्षाएं या किताबें, या तो वो पर्शियन में होती थी बेसिकली, या संस्कृत में होती थी।
इन 1835 1835 में इंग्लिशमैन नेम्ड मॉकले, एक अंग्रेज ऑफिसर थे जिनका नाम था मॉकले, सजेस्टेड अ चेंज, उन्होंने एक चेंज सजेस्ट किया। और वो क्या चेंज था जो उन्होंने सजेस्ट किया? वो चेंज था, वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, कि हमें जो है यहाँ के लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाना चाहिए। आई एग्री। बाकी सभी लोग जो हैं उनके इस सजेशन पे एग्री हो जाते हैं। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स। इंग्लिश एजुकेशन से क्या हो सकता था? क्लर्क प्रोड्यूस हो सकते थे, टू whom द ब्रिटिश गेव petty जॉब्स अंडर देम, जिसको जो है ब्रिटिश जो थे अपने अंदर छोटे मोटे जॉब पे रख सकते थे। आइडेंटिकली इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। इसने एक नया जनरेशन पैदा करा विचारकों का, जो अब सोच सकते थे, समझ सकते थे, और उन्होंने आपस में विचार करना शुरू किया, उन्होंने आपस में मीटिंग करनी शुरू की। जैसे वो कहते हैं कि वे मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, हमें अपने भाइयों को पढ़ाना होगा, हमें अपने भाइयों को सिखाना होगा। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस, और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश करनी होगी। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवियंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और इसके लिए वो क्या बोलते हैं कि हमें अपने ग्रीवियंसेस को, हमें अपनी समस्याओं को ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंचाना होगा। उसके बाद अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि बाय 1856 1856 तक द ब्रिटिश हैड कनकर्ड द होल ऑफ इंडिया, ब्रिटिश जो थे वो लगभग पूरे भारत पे अपना अधिकार जमा चुके थे। अब जो है मैप को देखिए, येलो वाले जो है इंडियन स्टेट्स हैं, और रेड या ऑरेंज वाले जो हैं वो ब्रिटिश इरा है। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि भारतीय लोगों की जरूरत क्या है। आवर किंग्स हैव बिकम पॉपेट्स। अब लोग क्या सोचते हैं ना कि हमारे राजा जो है पॉपेट बन गए, हमारे राजा जो हैं गुलाम या खिलौने बन गए हैं। एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स, और हमारी पुरानी नौकरी जा चुकी है। एंड लैंड्स, हमारा जमीन जा चुका है। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, कहा जा रहा है कि वो हमारे भाइयों को कन्वर्ट कर रहे हैं। ये ओनली टॉक, फिर कहते हैं कि हम लोग केवल बात कर रहे हैं। डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, कुछ करने की जरूरत है ताकि हम इन अंग्रेजों को भगा सके। उसके बाद स्पार्क्स होते हैं 1855 टू 1857। विरोध की कुछ चिंगारी जो है हमें सुनाई पड़ती हैं। टेक्सस कंटिन्यू टू ruin द peasants। टेक्स जो था वो सबसे ज्यादा बर्बाद कर रहा था खेती करने वाले लोगों को। इन बंगाल, बंगाल की ही बात करें, द संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स। संथाल जो समूह था, जाति का संथाल जो वर्ग था, एक आदिवासी समूह था जिन्होंने अपनी जमीन खो दी थी नए वाले नियम के अंतर्गत। बिकम डेस्परेट, वो अधीर हो उठे, उनके लिए बर्दाश्त करना जो था अब संभव नहीं रहा। इन 1855 1855 ईस्वी में दे रोज इन रेबेलियन एंड massacred यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स alike। उन्होंने विरोध कर दिया जबरदस्त, और सबको मारा, यूरोपियन लोगों को भी मारा और उनके सपोर्टर्स को भी मारा। उसके बाद डिस्कंटेंट वाज ब्रेविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। ऐसा नहीं था कि केवल यही हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी में भी ऐसा हो रहा था। द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे, मैंसन्स टू लिव इन, सर्वेंट्स, क्या सोच रहे हैं कि जो अंग्रेज सैनिक हैं वो उन्हें अच्छी सैलरी मिल रही है, रहने के लिए बड़ा घर मिल रहा है, नौकर मिल रहे हैं। while we get a pittance and slow promotion, हमें थोड़ी सी सैलरी मिलती है और हमारा प्रमोशन भी जो है तेज नहीं है। द अंग्रेज asks us to cross the sea which is against our religion।
वो बातें करते हैं कि अंग्रेज जो हैं हमें समुद्र क्रॉस करने के लिए कहते हैं, जो हमारे धर्म के खिलाफ है। Who is the टोपी वाला to abolish our age old custom? ये टोपी वाले होते कौन हैं? हमारे पुराने रीति रिवाज को खत्म करने वाले। उसके बाद लोग सोचते हैं कि वो वी मस्ट ड्राइव देम अवे, हमें उन्हें भगाना ही होगा। सिपोही मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एक्सिक्यूटेड। एक सिपाही थे मंगल पांडे नाम के, वो अपने ऑफिसर पे अटैक कर देते हैं और इसके लिए उन्हें फांसी हो जाती है। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपोइज रिवोल्टेड, हजारों दूसरे सैनिक भी जो है वो विरोध कर देते हैं। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, उनसे उनका जॉब छीन लिया जाता है। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन बार्स आयरन्स, उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। Few Englishmen had cared to understand Indian, कुछ अंग्रेज जो थे वो भारतीयों को समझने की कोशिश कर रहे थे। इंडियन कस्टम्स और पीपल्स माइंड, यहाँ के कस्टम को समझने की कोशिश कर रहे थे और लोगों के मन को समझने की कोशिश कर रहे थे। बोलते हैं कि वो प्राउड ब्राह्मण, अरे ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण सोल्जर, ब्राह्मण सैनिक, do you know that the grease on the bullet you gave to bite is made from the fat of cows? क्या आपको पता है कि जो तुम बुलेट का उस समय जो है जो बुलेट आती थी उसको क्या करना होता था कि दांत से जो है मतलब चीड़ करके साफ करना होता था गन में लगाने से पहले। तो बोलते हैं कि उस पे जो है गाय और सुअर की चर्बी लगाई जाती है, तुम्हें पता है? व्हाट? वो कहते हैं क्या? द व्हाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू, अब मुस्लिम सोचते हैं कि अंग्रेज ने उन्हें भी धोखा दिया है। सुन, चपातीज वेयर सेंट, जल्द ही जो है मैसेंजर्स भेजे जाने लगे। फ्रॉम विलेज टू टेल द पीपल, लोगों को बताने के लिए दैट देयर इंपीरियर वुड वांट देयर सर्विसेज, कि उनके राजा को उनके सर्विस की जरूरत है। लोग जो हैं समर्थन करने लगे। यस, ऑल माय विलेज मैन विल बी रेडी, मेरे गांव के सभी लोग जो हैं रेडी रहेंगे। मतलब समर्थन भी उन्हें खूब मिलने लगा। सिमिलरली, ठीक उसी तरह से लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड एमोंग द सोल्जर्स, सैनिकों के बीच में जो था लोटस फ्लावर सर्कुलेट कराया जाता था, जिसमें मेन बात होती थी डेथ टू फॉरेनर्स, दुश्मनों की मृत्यु हो। द मासेस गिव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियोट्स, लोग जो थे सारा हेल्प सारा शेल्टर देते थे इन देशभक्तों को या इन लोगों को जो इनका विरोध करना चाहते थे। उसके बाद रिवोल्ट है। देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक इन मेरठ, मेरठ में जबरदस्त रिवोल्ट होता है। द सिपोइज मार्च टू दिल्ली, सैनिक जो है वहां से दिल्ली पहुंचते हैं। लॉन्ग लिव आवर इंपेरर बहादुर शाह, और वो बहादुर शाह जफर को जो आखिरी मुगल रूलर थे इंडिया का सम्राट घोषित करते हैं। द रिवेलियन स्पीयर्ड वाइडर, अब विरोध जो है ज्यादा तेज ज्यादा बड़ा होने लगता है। मेनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज, इस समय हुआ क्या था कि बहुत सारे जमींदार लोग अंग्रेजी पॉलिसीज के कारण अपना जॉब खो चुके थे एंड दे वर सोर, और वो गुस्से में थे। द व्हाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, उनका मानना था कि अंग्रेजों का रूल जो है जरूर खत्म होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, और सभी जो बोलते थे कि हाँ हम आपकी सहायता करेंगे। उसके बाद फाइट फॉर फ्रीडम है। मेनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वेयर बीटर, कई सारे पुराने राजा जैसे कि बेगम हजरत महल थी लखनऊ की, जिनके पास कोई बच्चा नहीं था, और वो लोग जो थे अंग्रेजों से खुश नहीं थे। द व्हाइट मैन हैज टेकन अवे माई किंगडम, वो सोच रही हैं कि अंग्रेज लोगों ने जो है उनका राज्य छीन लिया है। दे ज्वाइंट द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर, और वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो जाते हैं।
Popular leaders like Maulvi Ahmadullah ऑफ फैजाबाद के एक लोकप्रिय नेता थे मौलवी अहमदुल्ला। टोल्ड द पीपल, उन्होंने लोगों से कहा, राइज ब्रदर्स राइज, भाइयों खड़े होने की जरूरत है। द अंग्रेज इज ruining आवर लैंड, अंग्रेज हमारे देश को बर्बाद कर रहा है। मेनी द पीपल रोज एवरीवेयर, लोग जो थे हर जगह विरोध करने लगे। इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, चाहे वो बरेली हो, कानपुर हो या इलाहाबाद हो। उसके बाद है कि अजीमुल्लाह खान टोल्ड तांत्या टोपे, अजीमुल्लाह खान ने तात्या टोपे से कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज आवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हमें आजादी के इस लड़ाई में पेशवा नाना साहब को अपना नेता बनाना चाहिए। द पैट्रियोट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फाउट पीस्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, इससे क्या होने लगा कि जो देशभक्त लोग थे वो अंग्रेजों के ऊपर चढ़ाई करने लगे और खूब जबरदस्त लड़ाई करने लगे पूरे भारत में। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट, बिहार के एक बड़े जमींदार थे कुंवर सिंह, उनको अपनी कलाई में एक गोली लगी। मदर गंगा, दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, उन्होंने अपना हाथ जो है काट करके गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया, ये कहते हुए कि माँ गंगा, ये मेरा अंतिम जो है ऑफरिंग है। इसके बाद कंप्रीहेंशन चेक है, वर्किंग विद टेक्स्ट है, आप लोग देखिए।